हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के साथ साथ स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट ऐसी आ रही थी नर्सिंग फील्ड से, क्योंकि नर्सिंग में हम बच्चों देखते हैं कि हमारे पास एएनएम करते हैं बच्चे, जीएनएम करते हैं और बीएससी नर्सिंग करते हैं, और उसमें दो सब्जेक्ट आते हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। नाउ इन दिस you can say session we are going to discuss about the microbiology, which you can say very much beneficial to the nursing students. So students, let us start, and again I am welcome you all to the रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। और आपका जो टॉपिक है यहाँ पे मैं बिल्कुल ही आसान कर दूंगा, बहुत अच्छे से आपको हिंदी में अंग्रेजी में दोनों माध्यम से आपको दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और लोगों को बताएं कि यहाँ पर बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पर दी जाती है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। तो सबसे पहला हम लेते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी इज। माइक्रोबायोलॉजी है क्या? सबसे पहले आप वर्ड को ही देख लीजिए बच्चों। माइक्रो का मीन्स जो स्मॉलेस्ट है, दैट मीन्स यू कांट सी विदाउट यू कैन से माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप के बिना इसको नहीं देख सकते, दैट मीन्स नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई। आप नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब हम जितने भी माइक्रोबायोलॉजी स्टडीज होंगी दे आर बेस्ड ऑन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम जैसे बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, हम वायरसेस की बात करते हैं, ठीक है जी। हम कुछ ऐसे और भी बहुत सारे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं विच यू कांट सी विदाउट योर नेक्ड आई, जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। और इन्हीं की स्टडी को हम क्या कह देंगे? माइक्रो बायोलॉजी हम यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद एक टर्म और आती है जब हम नर्सिंग फील्ड की बात करते हैं, दैट इज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या कहती है कि इट डील्स विद द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज। एज यू नो देयर आर टू काइंड्स ऑफ द डिसीज, वन इज इन्फेक्शियस डिसीज एंड सेकंड वन इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। बच्चों देखिए, आप अपने आसपास देखते हैं कि कुछ डिसीज ऐसी हो जाती हैं कि जो एक पर्सन से, ठीक है ना, हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं। सबसे बढ़िया कॉमन एग्जांपल है कॉमन कोल्ड का। अगर घर में एक पर्सन को कॉमन कोल्ड हो जाए तो वो दूसरे को भी हो जाता है। ऐसी डिसीजेज को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। और जो नॉन इन्फेक्शियस हैं वो डिसीज ऐसी डिसीज हैं जो एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती, उनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज काउंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, जब हम पैथोजन की बात करते हैं, लाइक अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे पास कॉमन कोल्ड है, और कॉमन कोल्ड किसके कारण हुआ? एक पैथोजन है, और पैथोजन का नाम क्या है? एक वायरस है। और वो वायरस कौन सा है? दैट इज राइनो वायरस, जो छूने से एयर के माध्यम से, एयर ड्रॉप, जब कोई छींक मारेगा तो एयर में आ जाएगा और फिर दूसरा उसको इनहेल करेगा, इस तरह से उसका स्थानांतरण वहां पर होता है। तो मेडिकल बायोलॉजी यही तो कहती है कि इट डील्स विद द कॉजेटिव एजेंट, कि कॉजेटिव एजेंट क्या है उसके साथ डील करेगी, उसको पहचानेगी। आफ्टर दैट द वेज विच दे प्रोड्यूस द डिसीज। फिर हम ये देखेंगे कि जो किस वे से या डिफरेंट मीन्स से वो स्प्रेड होते हैं, उनके बारे में वहां पर स्टडी की जाएगी। आफ्टर दैट मेथड्स फॉर देयर डायग्नोसिस। और फिर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ये देखती है कि इन व्हाट वे वी कैन बी एबल टू आइडेंटिफाई दोज डिसीज विच आर काज्ड बाय दीज पैथोजेंस, और यू कैन से इन्फेक्शियस एजेंट्स। आफ्टर दैट there is a scientist वैरो एंड कोलमेला। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया इसलिए रहा है क्योंकि हम ये देखते हैं कि इन्होंने पोस्टुलेट दिया कि डिसीज जो है दे आर काज्ड बाय द इनविजिबल ऑर्गेनिज्म। इनविजिबल का मतलब ये नहीं होता कोई दिखाई नहीं देते, दैट मीन्स आप उनको अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी देम विद योर नेक्ड आईज, एंड दैट्स व्हाई वैरो एंड कोलमेला दे कॉल्ड दोज एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म एनिमलिया माइन्यूटा। एनिमलिया माइन्यूटा मीन्स कि ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। आफ्टर द एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक द ग्रेट साइंटिस्ट, और ये कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, हम जिसको हम कह सकते हैं फादर ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, हम उसको कह सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड द बैक्टीरिया। ही वाज द मैन जिसने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा, उसको डिस्क्राइब किया, ठीक है ना। और डिस्क्राइब करने के बाद उसने देखा कि उसकी 3 मॉर्फोलॉजिकल
फॉर्म्स होती है। मॉर्फोलॉजी होता है बेटे एक्सटर्नल एक्सपीरियंस की, जो हम बात करते हैं उसने 3 तरीके से उसको डिस्क्राइब किया, लेकिन उसके साथ के जो लोग थे उस टाइम में उस बात को नहीं समझ पाए, बिकॉज उस टाइम में अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप हमारे पास नहीं थे। बट लेटर ऑन रॉबर्ट हुक उसने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप ल्यूवेनहोक ने डेवलप किया जिसको हम हैंड लेंस कहते हैं आज की डेट में, लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो हमारी लैब के अंदर रखे होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन होगा माइक्रोबायोलॉजी में, उसके ऊपर भी एक हमारे पास टॉपिक है, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो इट वाज द यू कैन से रॉबर्ट हुक हु हैज डिस्कवर्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड कन्फर्म्ड द ल्यूवेनहोक ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन थी ल्यूवेनहोक की वो कंफर्म की गई रॉबर्ट हुक के द्वारा। आफ्टर दैट नाउ साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, कि जो माइक्रोबायोलॉजी फील्ड है उसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो कैसे हुई, वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिनका वहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो परफेक्शन है ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज, इट वाज गिवन बाय द रॉबर्ट कोच एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ द लुइस पास्चर। Louis Pasteur is the greatest scientist, okay, and in his guidance, perfection of microbiology studies by the Robert Koch, and again introduction of the antiseptic surgery। कि आज की हम बात देखते हैं कि सर्जरी होती है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, एंटीसेप्टिक सर्जरी के ऊपर काम किया लॉर्ड लिस्टर ने। आफ्टर दैट जो सबसे मैं कहता हूँ आज की डेट में कीमोथेरेपी, सभी नाम सुनते हैं कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी एक ऐसा केमिकल इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में जिसकी हेल्प से हम जो ड्रेडफुल डिसीज हैं उनको आज कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे हमारे पास कैंसर है, एड्स है, उनको हम दीज आर डेवलप्ड बाय द पॉल एंड्रिच। नाउ हम वन बाय वन, ये हमारे पास 4 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने किस तरह से जो साइंटिफिक स्टडी है माइक्रोबायोलॉजी की उसको डेवलप किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज लुइस पास्चर का जो हमारे पास वर्क है, ठीक है। पास्चर, ओके, जब हम लुइस पास्चर की बात करते हैं और हमने बोला भी है कि ये एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने पूरी की पूरी माइक्रोबायोलॉजी को गाइड किया कि किस तरह से हमारे पास स्ट्रेटजी बनेगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम ये डिस्कस करेंगे इसमें कि हमारे पास जो लुइस पास्चर है उसने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया टू डेवलप द माइक्रोबायोलॉजी। नाउ एक्चुअली लुइस पास्चर वाज बोर्न ऑन 1822 एंड ही इज़ अ ट्रेंड केमिस्ट इन फ्रांस के अंदर एक ट्रेंड केमिस्ट था और उसने सबसे पहले एस्टैब्लिश किया फर्मेंटेशन क्या होती है। एज यू नो फर्मेंटेशन का मतलब बच्चों ये होता है कि इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड से अल्कोहल बना लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कह सकते हैं। और आज का जो हमारा इंडस्ट्रियल जितना भी बेवरेज इंडस्ट्रीज हैं वो इसी फर्मेंटेशन के ऊपर बेस्ड हैं। तो इट वाज यू कैन से लुइस पास्चर हु हैज़ अनाउंस्ड दैट इट इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस विच इज डन बाय द माइक्रोबियल एजेंट। ये जो माइक्रोबियल एजेंट हैं दे आर यू कैन से रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जैसे हम ईस्ट को ले लें, ईस्ट उनमें से एक फर्मेंटिंग एजेंट है, वो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है एंड ही आल्सो कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन ही ऐसा है। आफ्टर दैट अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। और बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है बच्चों कि बैक्टीरिया की स्टडी करना, और जब बैक्टीरिया की स्टडी की जाएगी तो आप देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि जो हमारे पास बैक्टीरिया है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, कितने तरह के माइक्रोब्स हमारे पास है, जब उनका एक्सटर्नल फीचर हम देखते हैं। आफ्टर दैट उनका जेनेटिक स्टडी किया जाएगा, उनका अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, किस तरह से वो म्यूटेट करते हैं और किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट विल बी स्टडीड। एंड आफ्टर दैट बैक्टीरियोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि इकोलॉजी मीन्स हैबिटेट क्या है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, किस कंडीशन में रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उसकी स्टडी होगी। एंड इन द लास्ट बायोकेमिस्ट्री कि उसके अंदर कौन से केमिकल्स हैं, किस केमिकल से वो बैक्टीरिया मारा जा सकता है। तो ऑल दीज थिंग्स विल कम्स अंडर द बैक्टीरियोलॉजी एंड इट वाज यू कैन से डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट लुइस पास्चर, इसलिए इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड कंट्रीब्यूशन प्रूव्ड दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इवन माइक्रोब्स जो हम पढ़ रहे हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ये सारी फॉर्म्स अरोज ओनली फ्रॉम देयर लाइक,
मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि दे आर नॉट सिंथेसाइज बाय डी नोवो, मीन्स ये किसी म्यूटेशन के कारण एकदम से नहीं सिंथेसाइज होते। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म्स हैं उन्हीं से नई फॉर्म्स अराइज होती हैं। हम इतनी सी बात यहाँ पे समझ सकते हैं, अरोज ओनली फ्रॉम देयर लाइक, कि अपने जैसे जो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं से वो नए अराइज हो रहे हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग हैं उन्हीं से नए अराइज हो रहे हैं। सेकेंड वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो मीडियम में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए जब हम स्टडी करते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक्स लुईस पास्चर ने डेवलप की, एंड उसमें सबसे पहले उसने किया स्टीम स्टेरिलाइजर। स्टीम होता है बच्चों, आपको पता है, भाप बना के उसको स्टेरिलाइज करना किसी चीज़ को। दूसरा है ऑटोक्लेव, आज की डेट में सभी लैब्स के अंदर ऑटोक्लेव रखा होता है। एंड हॉट एयर इवन, कि हॉट एयर कंडीशंस हमारे पास हैं, ओवन हमारे पास रखे होते हैं। ओवन का मतलब होता है, हम देखते हैं लैब्स के अंदर भी देखते हैं और आप अपने घरों में भी रखते हैं, टोस्ट बनाते हैं, इसका मतलब वो हॉट एयर। अब हमारे पास मॉडिफाई रूप आ गया ऑटोक्लेव का। तो ये हमारे पास स्ट्रेटेजी निकाली लुईस पास्चर ने। उसके बाद जो फोर्थ इसका अचीवमेंट है, स्टडीज ऑन द एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिसीज है बच्चों, जो कि बच्चों को सबको हो जाती है। एंड चिकन कोलेरा, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है बच्चों जो पानी से डरे। और पानी से कब डरेगा, आपको पता है कि जब किसी को डॉग बाइट हो जाती है तो डॉग की लार के अंदर एक रेबिस वायरस होता है, वो ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाता है। और जब उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो पर्सन पानी से बहुत डरेगा और पानी से डरेगा। लेकिन लुईस पास्चर तो हाइड्रोफोबिया जो है उसमें पानी से डरेगा, और जब डरेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेबिस, ये एक वायरस है, क्या है, ये एक वायरस है। और इस वायरस के अंदर जब ये ह्यूमंस के अंदर एंटर कर जाता है तो उसके अंदर ये मल्टीप्लाई करता है और वो काटने को दौड़ता है, जैसे डॉग काटने को दौड़ता है। लेकिन जो लुईस पास्चर है, ही इज अनेबल टू आइसोलेट दिस रेबिस वायरस फ्रॉम मैन एंड डॉग। ये इसको आइसोलेट नहीं कर पाया था, ये इसका ड्रॉबैक रहा वहां पे। उसके बाद जो लुईस पास्चर का, मैं कहता हूं आज की डेट में जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं वो है वैक्सीन का। जैसे हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और कोरोना वायरस के लिए हम वैक्सीन की खोज कर रहे हैं, सिमिलरली द फर्स्ट लाइव वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय दिस लुईस पास्चर। दैट्स व्हाई ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि ही इंट्रोड्यूस्ड, यू कैन से, एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन फॉर द प्रोफाइलेक्टिक यूज। की सबसे पहली जो वैक्सीन डेवलप की गई वो लुईस पास्चर के द्वारा की गई। कि इसने क्या काम किया, इसने एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया, और हीट किल्ड करके जब उसको एनिमल्स में डाला, और एनिमल्स में डालते ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज पैदा हुई, और एंटीबॉडीज पैदा हुई तो अगेंस्ट, अब क्या होगा, एंटीबॉडीज जब वो लाइव फॉर्म में एंथ्रेक्स उसके अंदर आएगा, जब ये लाइव फॉर्म में दोबारा से ह्यूमन बॉडी में जाएंगे तो उससे क्या होगा कि एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं तो इजीली एंथ्रेक्स मारा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैक्सीन है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस। तो इसका मतलब टेक्निक बहुत अच्छी थी। लाइव वैक्सीन इसलिए बोला गया क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर किसी पैथोजन को किल करके, ठीक है ना, फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इंट्रोड्यूस करने के बाद वो जो वैक्सीन डाली गई है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, और जब वो वायरस या बैक्टीरिया लाइव फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, इट इज़ इरेडिकेटेड सून। तो इसलिए बच्चों बहुत अच्छी हमारे पास जो कंट्रीब्यूशंस रही हैं लुईस पास्चर की। तो इस पार्ट 1 में आज हम इतना ही स्टडी करेंगे, और पार्ट 2 में बच्चों हम जो हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट हैं उनकी जो स्ट्रेटजीज रही और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा माइक्रोबायोलॉजी स्ट्रेटजीज बनाने में, जो टेक्निक्स डेवलप करने में रही, वो हम अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।